साइट है, यहाँ पर चीजें सिंथेसाइज हो रही है, यहाँ पर चीजें बन रही हैं। इसके बाद बात करेंगे हम गोल्जी एपरेटस की। गोल्जी एपरेटस एक पोस्टमैन की तरह काम करेगा, वहां से चीजें सिंथेसाइज होकर आई है, यहाँ पर पूरा चेक होगा, उसकी मॉडिफिकेशन होगी, पैकेजिंग होगी, उसके ऊपर एक ठप्पा लगेगा यानी कि टैग लगेगा। उसके बाद एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली एक नेटवर्क लगा हुआ जिसमें की 4 ऑर्गेनल्स है जो कि फंक्शन कर रही है बिल्कुल एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में। तो कोऑर्डिनेटेड मैनर में अगर फंक्शन कर रही है तो आसपास में ही प्रेजेंट होंगी। सेल इतना छोटा है, उसी के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखे हैं, उसके अंदर ही ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। तो ये 4 ऑर्गेनल्स हैं कौन से? तो ये 4 ऑर्गेनल्स है, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर है लाइसोसोम्स एंड फिर है वैक्यूल्स। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट की और पेरोक्सिसोम्स की, ये पार्ट नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर ये 4 ही वर्क कर रहे हैं आपस में तो ही हम उसको बोल रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर ये 4 नहीं है तो हम उसको नहीं बोलेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली होता क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइनी ट्यूबुलर नेटवर्क है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं बिल्कुल न्यूक्लियस के एडजेसेंट, फिजिकली टच में होते हैं ये न्यूक्लियस के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर क्या किया इन्होंने कि 2 टाइप के स्पेसेस बता दिए कि हमने सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, उसके बेसिस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर्स नेटवर्क प्रेजेंट है उसके डिपेंडिंग अपॉन कि वो उस स्ट्रक्चर के अंदर का स्पेस की बात कर रहे हैं या फिर उस स्ट्रक्चर के बाहर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर के अंदर की बात करें यानी कि इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हमने बोला ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। अगर हम उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का स्पेस क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। तो उसी साइटोप्लाज्म के जो आउटसाइड का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो बाहर का जो साइटोप्लाज्मिक स्पेस है उसको हमने बोल दिया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट में तो सारे काम होंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है सिंथेसिस का। ठीक है, तो आप इस स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं कि ये न्यूक्लियस के पास बिल्कुल क्या प्रेजेंट है, पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला ऑर्गेनल वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ है मतलब उसके सरफेस पे कुछ प्रेजेंट है, सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन फैक्ट्री मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप समझेंगे कैसे कि ये कोई सिंथेसिस की साइट है, यहाँ पर चीजें सिंथेसाइज हो रही है, यहाँ पर चीजें बन रही हैं। इसके बाद बात करेंगे हम गोल्जी एपरेटस की। गोल्जी एपरेटस एक पोस्टमैन की तरह काम करेगा, वहां से चीजें सिंथेसाइज होकर आई है, यहाँ पर पूरा चेक होगा, उसकी मॉडिफिकेशन होगी, पैकेजिंग होगी, उसके ऊपर एक ठप्पा लगेगा यानी कि टैग लगेगा। उसके बाद चीजें सॉर्ट होंगी, जहां पर टारगेटेड मटेरियल है, जहां पर उसको जाना है, उसके बाद वहां पर वेसिकल्स के अंदर पैक होकर जो है गोल्जी एपरेटस के बाद चीजें वेसिकल्स अपने टारगेट तक पहुंचेंगी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बात की है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनका काम क्या हो गया? प्रोटीन की सिंथेसिस और सिक्रीशन। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये बिल्कुल एक्सटेंसिव यानी कि बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस कवरिंग है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ की ये जो एक्सटेंसिव कवरिंग है उसी को हमने क्या बोला है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके बाद बात करें अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? मतलब स्मूथ है मतलब राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे इसलिए तो स्मूथ होगा ही, प्रेजेंट थे तो रफ थी। तो विदाउट राइबोसोम्स अगर कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन बाहर से प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? लिपिड की सिंथेसिस। तो लिपिड की अगर सिंथेसिस कर रहा है, और दूसरे अगर हम बात करें एनिमल सेल्स के अंदर, तो एनिमल सेल्स के अंदर ये करेगा स्टीरॉयड लाइक हार्मोन्स की सिंथेसिस। ठीक है, स्टीरॉयड लाइक हार्मोन्स की सिंथेसिस होगी एनिमल्स के अंदर। अगर लिपिड की सिंथेसिस हो रही है तो वो कौन कर रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बात कर रहा है? प्रोटीन की सिंथेसिस। तो अब इसके बाद बात करें अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस की साइट थी तो गोल्जी एपरेटस को हमने बोला था एक पोस्ट ऑफिस की तरह है, या फिर एक बोले पोस्टमैन की तरह जो चीजों को दोबारा से चेक करके मॉडिफाई करके उनको अच्छे से पैक करके सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस के 3 फंक्शन आप मेन याद रखेंगे, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग ऑफ दी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं गोल्जी एपरेटस की, तो गोल्जी एपरेटस को सबसे पहले देखा
कैमिलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1898 में उन्होंने स्टेन किया सेल को, तब वहां पर उन्होंने रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में। न्यूक्लियस के बिल्कुल सटा हुआ क्या प्रेजेंट था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल पास में प्रेजेंट है, एसोसिएशन में नहीं है, बिल्कुल जस्ट पास में है। पास में है मतलब थोड़ा सा गैप है इनके बीच में। तो उनको बाद में क्या बोला गया? गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है सिस्टरने। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, सिस्टरने और क्रिस्टे अलग अलग चीजें हैं। क्रिस्टे हम माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम सिस्टरने की बात करते हैं तो सिस्टरने बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप लाइक सैक्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं गोल्जी एपरेटस। इनका साइज यानी कि डायमीटर की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होता है। तो सिस्टरने, इसके बाद सिस्टरने जो होते हैं वो पैरेलली एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सिस्टरने प्रेजेंट होंगे। उस पूरे एपरेटस को बोल देंगे हम गोल्जी एपरेटस। ठीक है। सिस्टरने का नंबर जो होता है वो सेल टू सेल वेरी करता रहता है। ठीक है। अगर हम इसी स्ट्रक्चर में देखते हैं तो अगर हम स्टार्टिंग से अगर सीरीज बना के चले तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद क्या आया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हुई? सिंथेसिस। सिंथेसिस करके यहाँ से प्रोटीन लिपिड्स निकले हैं वेसिकल्स में, और यहाँ पर गोल्जी एपरेटस ने इनको रिसीव किया है। गोल्जी एपरेटस अगर रिसीव कर रहा है, जहां से रिसीव हो रहा है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल पास वाला सरफेस, उसको इन्होंने बोला है टुवर्ड्स दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड वाला सरफेस गोल्जी का, हम उसको बोलते हैं सिस फेज। सिस फेज जो होगा वो रिसीव करेगा चीजों को। अब बस इस फेज के बाद ये अंदर अगर एंट्री कर रहा है, जो उसके बाद होता है दूसरा फेज होता है जो होता है कनकेव टाइप का। सिस फेज होगा कन्वेक्स टाइप का। अगर यहाँ से चीजें निकली, ऐसे बहुत सारे स्टैक प्रेजेंट है, अंदर उसकी मॉडिफिकेशन हो गई, स्टैकिंग हो गई, उसकी पैकेजिंग हो गई, उसकी सॉर्टिंग हो गई। सॉर्टिंग के लिए अब क्या होगा? उसको बाहर निकलना पड़ेगा वेसिकल को। वेसिकल अगर बाहर निकल रही है, जो ये वाली जो फेस होगी कनकेव लाइक फेस होगी, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफेस। अब ये आगे आएगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टरने की, स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टरने में हमने पढ़े गोल्जी के दो फेस है, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। तो अभी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले क्या है कि सिस्टरने क्या है? कंसेंट्रिकली अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स है, ऐसे ऐसे अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स है। कंसेंट्रिकली का मतलब क्या होता है? उनका सेंटर सेम होता है, ऐसे करके देखो, इनका सेंटर सेम सा ही है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगर दो डिस्टिंक्ट फेस की बात कर रहे हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। सिस फेज मतलब ईआर की तरफ जो फेस है उसको हम बोल रहे हैं सिस फेज, एंड जो ईआर से दूसरी तरफ फेस है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस है उसको हम बोल रहे हैं ट्रांस फेज। तो सिस फेज एंड ट्रांस फेज। सिस फेज मतलब कन्वेक्स टाइप की है, ऐसे टाइप की है, यहाँ से वेसिकल्स रिसीव हुई है और इस साइड से निकल रही है। ये कौन सा ऊपर वाला? कन्वेक्स फेज, यानी कि सिस फेज, यानी कि फॉर्मिंग फेज टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद यहाँ से चीजें निकल रही है, यहाँ से वेसिकल्स निकल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं ट्रांस फेज, यानी कि मैच्योरिंग फेज। यहाँ पर अंदर गोल्जी के अंदर क्या होगी? मॉडिफिकेशन हो गई, पैकेजिंग हो गई, और अच्छे से उसकी सॉर्टिंग के लिए उसके ऊपर टारगेट्स के लिए टारगेटिंग मॉलिक्यूल्स लग चुके हैं। ठीक है। इसके बाद कहाँ जाएगी ये चीजें? टुवर्ड्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये यहाँ पर केव जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि कनकेव जो फेस है, यानी कि मैच्योरिंग फेज जो है वो ट्रांस फेज है। और सिस एंड जो ट्रांस फेज है, दोनों के दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, हमें ये पता है। अगर हम इस डायग्राम में भी देखें तो यहाँ पर है सिस फेज। सिस फेज का काम क्या है? चीजों को रिसीव करना। यहाँ से चीजें आई ईआर की तरफ से, ये सिस फेज ने एक्सेप्ट की, रिसीव की। ठीक है। इसके बाद अंदर गई चीजें, यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो गई, पैकेजिंग हो गई और सॉर्टिंग हो गई। ठीक है। ये अगर यहाँ से बाहर से सॉर्टिंग करनी, हमने निकलना है, सिस गोल्जी एपरेटस क्या था? एक पोस्टमैन की तरह था। अगर निकल रहे हैं यहाँ से तो ये देखो थोड़ा सा ऐसे कनकेव टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बोल रहे हैं ट्रांसफेस। ट्रांसफेस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ या फिर जहां टारगेट है उसकी तरफ चीजें जाएंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस की, तो गोल्जी एपरेटस के तीन मेन फंक्शन है, पैकेजिंग, सॉर्टिंग एंड मॉडिफिकेशन। बट यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में पूरा का पूरा जो है वो पूरे प्रोसेस को बता दिया है कि चीजें कैसे ईआर से आई हैं, सिस फेज पर रिसीव हुई हैं, उसके बाद अंदर मॉडिफिकेशन हो रही हैं, फिर जहां पर टारगेट है उसके लिए टैग्स लग रहे हैं, उसके बाद जो है चीजें बाद में वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसफेज से जो निकल के हैं वो जा रही हैं कहाँ पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, लाइजोसोम की तरफ, या फिर वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दी टारगेट। तो यहीं पर यही सारी चीजें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मोर, एक और फंक्शन होता है इनका गोल्जी एपरेटस का, वो होता है ग्लाइकोसाइलेशन का। तो ग्लाइकोसाइलेशन किसने की? गोल्जी एपरेटस ने ही की। तो ग्लाइकोसाइलेशन एक टाइप की टैगिंग ही होती है।
अगर हम बात करें लाइसोसोम्स की, लाइसोसोम्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स मतलब ऐसे टाइप के कुछ स्ट्रक्चर होंगे, और इनकी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, लिपिड की बाइलेयर ही होती है एक सिंगल, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम का मेन काम होता है डाइजेशन की, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मतलब डाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर लाइपेजेस प्रेजेंट है तो वो लिपिड की ब्रेक डाउन कर देंगे, प्रोटीएजेस प्रेजेंट है तो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होगी यानी कि डाइजेशन होगा, ग्लाइकोसाइडेजेस या फिर बोलो अमाइलेजेस प्रेजेंट है तो कार्ब्स की यानी कि शुगर्स की ब्रेक डाउन होगी। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए की जो है वो डाइजेशन होगी। जहां पर एजिस वर्ड्स आ जाता है उससे आप हमेशा ही ये समझेगी किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है यानी कि उसका डाइजेशन हो रहा है। तो लाइसोसोम्स जो है वो ऑप्टिमली जो होते हैं वो एसिडिक पीएच पे ही काम करते हैं। इनका मेन काम होता है जो सेल में जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो चीजें हो गई, जो कि फॉरेन पार्टिकल है, जैसे ये यहाँ पर एक लाइसोसोम दिखाया गया है, इसके अंदर क्या हो गया, यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट है, एंजाइम्स में क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, डैमेज्ड ऑर्गेनल भी इसके अंदर घुस जाएंगी, फॉरेन सेल्स या पार्टिकल्स कोई भी आया इसके अंदर चली गई, या फिर मॉलिक्यूल्स जिनको हमने सेल के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है जिनको तोड़ना है या फिर जो एक्स्ट्रा हो चुके हैं वो इस लाइसोसोम के अंदर जाएंगे, उसके बाद उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे, डाइजेशन हो जाएगा उनका। अगर हम बात करें वैक्यूल्स की, वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स एक खाली सा स्ट्रक्चर आप लगाइए, एक पेट में एक बलून सा है उसके अंदर सारी चीजें स्टोर हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें वैक्यूल की, वैक्यूल जो होता है एक स्पेस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, इसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है, इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसका मेन काम होता है स्टोरेज का। स्टोरेज में क्या स्टोर करेगा ये, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और अदर मटेरियल्स जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है उनको अपने अंदर घुसा लेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर को तो ये एक प्लांट सेल का जो है वो वैक्यूल दिखाया गया है। ये पूरा एक प्लांट सेल है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 90% जगह जो होती है वो सेंट्रल लार्ज जो वैक्यूल होता है उसने रखी होती है। सेल का जो सैप है वो इसके अंदर है, टोनोप्लास्ट इसकी मेम्ब्रेन को भी यहाँ पर शो किया गया। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल की, तो स्ट्रक्चर जो होता है वो उसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। तो ऑलमोस्ट 90% सेल की वॉल्यूम जो होती है किसी भी प्लांट सेल में वो ऑक्यूपाई की होती है एक वैक्यूल ने, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस यानी कि स्टोरेज करेगा अपने अंदर, ठीक है, स्टोरेज करेगा एंड अदर मटेरियल्स एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। चीजों को हम याद रखेंगे कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जो होता है ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, क्योंकि वैक्यूल में कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन क्या है, क्योंकि साइटोप्लाज्म से ही हम कहां पर भेज रहे हैं, ऑलरेडी वैक्यूल में चीजें ज्यादा है, स्टोरेज हाउस है, तो वहां पर क्या हो गया है, सोल्यूट यानी कि आप बोल सकते हैं कंसंट्रेशन हाई है और वहां पर लो है साइटोप्लाज्म की तरफ, बट फिर भी हम साइटोप्लाज्म से चीजें कहां भेज रहे हैं, वैक्यूल के अंदर स्टोरेज के लिए। तो मेन फंक्शन क्या है, लाइसोसोम का तो है डाइजेशन का एंड वैक्यूल का काम है स्टोरेज का। आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।